नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके 2016 के पीटी परीक्षा का पहला पेपर यानी जीएस पेपर 1 उसका जो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन का जो है हम लोग आंसर जानेंगे। और इसका एक नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा एक सीरीज टाइप का, जिसमें हर 1 से 25 तक क्वेश्चन को मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है और पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में भी डिटेल से जानूंगा। अगर आप वो उस वीडियो के सीरीज को अगर देख लोगे तो आपका कुछ हद तक नॉलेज जो है उस बेसिस पे हो जाएगा। तो ये एक तरह से एमसीक्यू टाइप का कुछ रहेगा वीडियो। आप इसके साथ साथ वो वीडियो जो जो सीरीज़ में वीडियो जो आएगा 1 से 25 तक उसको ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। एक तरह से आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। ये तो एक पैटर्न को समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और क्वेश्चन के आंसर क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो उससे पहले मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का में क्या क्या कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इस टाइप से आपका पेपर का पहला रहेगा फेस जीएस पेपर 1 का, GS1 का। तो इसमें इस तरह से कुछ 10 टोटल जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है इस बॉक्स में और OMR को बढ़िया से भरना है। ये तो आपको जानना है, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से रंगना होगा, ये सब तो आप जानते होंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात ये है कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि 100 क्वेश्चन होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो होगा राखीगढ़ी। कुछ उससे पहले कालीबंगन माना जाता था, लेकिन राखीगढ़ी के खोज के बाद जो है वो नहीं रह गया। तो राखीगढ़ी जो है भारत का जो हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल है। दूसरा जो प्रश्न है, ऋग वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन वाज, मतलब ऋग्वेदी जनसभा जो न्याय कार्यों से संबंधित थी वो कौन है। सभा, समिति, विधाता या फिर उपयुक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभा। सभा जो है दिमाग में आपको ये रखना है कि ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली में 4 होते थे, सभा, समिति, गण और विधाता। उसमें से सभा ही ऐसी असेंबली थी जिसमें जुडिशियल फंक्शन जो न्यायिक कार्य हैं उनसे संबंधित चर्चाएं भी होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यमका। यमका बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिटाका। यमक जो है बुद्ध पिटाका से किससे संबंधित है। सुत्ता, विनय, अभिधम्मा। तो पता होगा आपका जो त्रिपिटिका है उसमें से 3 जो है, सुत्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम्मा, उसमें से किस में यमका आता है। यमका किस में आता है, तो ये आता है अभिधम्मा। अभिधम्म में ये यमका बिलोंग करता है। अब आते हैं चौथे प्रश्न में। चाइनीज़ जो पिलग्रिम्स थे यानी चीनी तीर्थयात्री थे जो 6ठी शताब्दी में 6th सेंचुरी में इंडिया आए थे, वे कौन थे। वांग शॉन्ग, फाहेन, शुयुंग या टीजिंग, आइजिंग जिसको बोलते हैं आइजिंग। तो कौन थे, तो वे थे शुंग युंग, ठीक है, ये थे। सबका अलग अलग जो डिटेल है कब कौन आया था, ये मेरे जो सीरीज़ वीडियो है जिसमें डिटेल से समझाया हूँ उसको देखें और सारे चीज़ को बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब आते हैं पांचवा जो है चालुक्य जो रूलर था पुलकेशिन, वो उनके जो विक्ट्री पर हर्षा का जो उनके ऊपर जो विक्ट्री था, यानी कह सकते चालुक्य जो शासक थे पुलकेशिन, उनका जो हर्ष पर विजय था किस वर्ष में हुआ था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 1618 AD यानी कि ईस्वी 1618 ईस्वी होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो इसका जो कैसे क्यों होगा ये भी मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया है, आप वहाँ देखें। यहाँ पर मैं सिर्फ जो सारे क्वेश्चन हैं उनको जो एक तरह से क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर भी साथ में जानने का कोशिश करेंगे। छठा क्वेश्चन जो है, अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन इंडियन सी वाज बाय, मतलब चुंबक के जो दिशा सूचक जो होते हैं, जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं जिसमें बताते हैं कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, तो वो बेसिकली नॉर्थ की तरफ भी डायरेक्शन करते हैं। तो वो चुंबक के दिशा सूचक का भारत के जो महासागर हैं इंडियन सीज में
प्रारंभिक जो प्रयोग जो है उसका प्रारंभिक प्रयोग किसके द्वारा देखने को मिलता है? ऑप्शन है मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी या निकोलो कॉन्टी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। जो पहला जो प्रथम वास्तविक मेहराब जो है किस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शातित है? मतलब जो सल्तनत मेमोरियल जो बनाया गया है उसमें पहला जो ट्रू आर्क है, जो इस तरह से जो आर्क जो बनता है इस तरह से ट्रू आर्क किसमें देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, इसका जो टॉम्ब है मकबरा है उसमें, बलबन का मकबरा, या फिर अलाई दरवाज़ा, या कुवैत उल इस्लाम मॉस्क में किस में मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बलबन की टॉम्ब है, या बलबन का जो मकबरा है उसमें पहला जो है ट्रू जो आर्क है देखने को मिलता है। अब है 8वां प्रश्न है कि मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर कौन था? अटी कत्तरपंथी जो सूफी संप्रदाय था कौन था? चिश्ती, सुरावादी, नक्शबंदी या कादिरी? तो इसका ऑप्शन होगा सुरावादी। सुरावादी जो है सबसे अधिक कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न पे। तो द प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाय। शुद्ध चांदी का जो रुपया है उसका आविष्कार कर सकते हैं शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन में है अकबर, शेर शाह, जहांगीर और औरंगजेब। तो शुद्ध चांदी का जो रुपये का आविष्कार जो है शेर शाह ने किया था। शेर शाह ने एक्चुअली बहुत सारे प्रयोग किए थे। कहा जाता है कि शेर शाह जो है अपने समय से काफ़ी अधिक सोच कर वो काम करता था, जिस वजह से क्या होता था ना कि वो कॉमन पीपल से मैच नहीं खाने की वजह से बहुत सारे इसकी योजनाएं विफल हो जाती थी। लेकिन जिसकी जो योजनाएं होती थी वो काफ़ी दूरदर्शी दूरगामी होती थी। खैर वो बाकी चीज़ें हम आगे जानेंगे। चलिए 10वां प्रश्न क्या है? मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी क्या मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। पहला जो है हक़ाइक़ हिंद, इसके सामने इब्न मिस्कावा, उसके बाद तहदीबुल अखलाक, इसके सामने सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, कुंजाल सिजार अब्दुल वहीद बिलग्रामी, जवामिउल हिकायत बैलाक अल कबायकी। ये सब है, आपको मैच करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या हो, ए का 3 होगा, यानी कि हक़ाइक़ हिंद जो होगा वो अब्दुल वाहिद बिलगामी से मैच करेगा। ताहिदुल अखलाक जो होगा वो इब्न मस्कावा से मैच होगा। कुंजाल तिजार जो होगा वो 4 नंबर जो है वो है बैलाक अल कबायकी से मैच होगा। और जयामिउल हिकायत जो है वो 2 नंबर जो बच गया है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से होगा। ये सारा डिटेल जो है मैंने उस वीडियो में बताया, तो आप वहाँ देखिए इसके बारे में डिटेल जानने के लिए। अब चलिए 11वां प्रश्न है द प्रिंसली स्टेट ऑफ जो बगात है वो वाज अनेक्स टू द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश ने जो बगात रियासत को अपने साम्राज्य में कब मिलाया, यानी कब कब्जा किया, ये भी कह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1848, 1850, 1852, 1853। इसका सही उत्तर होगा 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी। निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर होगा सभी, ऑल ऑफ दिस। उपयुक्त में सभी ने सॉल्ट सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान जो रिजोल्यूशन है उसको ड्राफ्ट किसने किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन है रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फजलुल हक। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सिकंदर हयात खान के द्वारा पाकिस्तान का रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। और पहली बार अलग प्रांत होगा पाकिस्तान, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। और ये सारे डिटेल जो है आप उस वीडियो में देखिएगा। ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। ब्रिटिश जो भारतीय स्वतंत्रता मिली थी भारत को, उस समय अंग्रेज के महाराज कौन थे? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, किंग एडवर्ड सप्तम या उपयुक्त में सभी? उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर होंगे जॉर्ज षष्ठम, यानी कि जॉर्ज 6 उस समय वहाँ के राजा थे। तो क्या है कि अगर मैं सारे चीज़ों को एक साथ डिटेल में अगर बताना शुरू करूँगा तो हो सकता है यह 3-4 घंटा से ऊपर चला जाएगा हर डिटेल वीडियो की। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वीडियो हो जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिल जाए और उसके आंसर के साथ। इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसका क्वेश्चन को बता रहा हूँ और आंसर से डील कर रहा हूँ।
अगर आपको डिटेल जानना हो तो आप उस सीरीज़ को अवश्य देखें। 15वां प्रश्न है कि माउंटबेटन, जो कि जून 1947 जो प्लान आया था माउंटबेटन का, प्रोवाइडेड फॉर द रेफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। माउंटबेटन योजना जो कि जून 1947 में आया था, इनमें से किन किन प्रांतों में लोक निर्णायक संस्तुति की थी, मतलब रेफरेंडम किसमें किसमें किया गया था। पहला है सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, या सभी में। तो इसका ऑप्शन होगा सभी में करा गया था, सभी में जो है रेफरेंडम कराया गया था माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत। आप थोड़ा सा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का फिर से क्वेश्चन आ गया 16वां में। पहला है टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया 26। तो देखो क्या है ना कि ये क्वेश्चन जो है सिंपल है। भारत का जो अगर हल्का जो इंट्रोडक्शन होता है उसी डिटेल में आपको ये सब पता होगा। तो टोटल एरिया वाला जो क्वेश्चन है ये सही है, ये भी आपको पता होगा इतना इतना है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी इतना है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेट जो है उस समय भी जब 2016 में पेटी हुआ था उस समय भी ये नंबर ऑफ स्टेट 16 नहीं थे, और अभी भी 16 नहीं है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से भी ये 26 है यहाँ पर, तो 26 गलत है, ठीक है। तो ये आंसर जो इसका जो आंसर होगा 16 का डी होगा, ये करेक्ट नहीं मैच है। अब नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी अरब की सागर और हिंद महासागर मिलता है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो इसका ऑप्शन होगा कन्याकुमारी। कॉर्नर में जो छोटे से जगह है, जो मैप देखोगे तो नीचे में कन्याकुमारी नाम का जगह, तो वहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी और इंडियन ओशन मिलती है। 18वां प्रश्न है वेयर डस इंडिया रैंक इन एरिया अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने स्थान पर आता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो ये जो है 7वां स्थान पर आता है, आप लोग को याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि एक जो उच्चावच दिया गया, उच्चावच आकृतियाँ दिया गया, उनको ध्यान दीजिए और उनको सजाना है। कैसे सजाना, ईस्टवर्ड सीक्वेंस में सजाना। क्या क्या है, महादेव रेंज, माइकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, खासी हिल। इनका सीरीज़ क्या है, ईस्टवर्ड से, ठीक है, मतलब जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस तरफ से इसका सीक्वेंस बताना है। तो मैप में देखोगे तो आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे और आप अरेंज कर लोगे। तो कुछ हद तक मैप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जेपीएससी के प्रश्न पत्र में। तो आपको मैप भी ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सा रिलीफ फीचर है, कौन सा जो तालाब हो गया, डैम्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये सब आपको देखने होंगे। तो इसका सही उत्तर है ये सही में वेस्टवर्ड जो ईस्टवर्ड जो है सीक्वेंस में लगा हुआ 1 2 3 4, यानी पहले महादेव रेंज, फिर माइकाल रेंज, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, खासी हिल। तो गारो खासी जयंतिया हिल जो है ये आपका जाके नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में आ गया था, यानी पूरी तरह से ईस्ट हो गया। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो झारखंड बिहार के आसपास जो एरिया है वहाँ पर है। तो ये बाकी सारे डिटेल उस पर आप देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन करेक्टली मैच है। रिवर दिया गया है इधर पे और इधर पे स्टेट दिया गया है। इंद्रावती, भीमा, लूनी, घाट प्रवाह, ये रिवर्स है। स्टेट में झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और केरला है। तो सही ऑप्शन इसको मैच कराना है। तो इसमें जो सही जो करेक्टली मैच्ड है वो लूनी राजस्थान सही मैच्ड है, बाकी सब मैच नहीं है सही। इंद्रावती साउथ में आया था, झारखंड स्टेट इस तरह से सही मैच नहीं कर रहा, तो मैच नहीं कर रहा, तो लूनी राजस्थान सही मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल झारखंड में जो औसत जो वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है, मतलब कितना से कितना के बीच में झारखंड में जो रेनफॉल होता है। तो इसका सही उत्तर है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में औसत जो वर्षा होती है अपने झारखंड में। अब आते हैं इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, सही से मेल नहीं लगा हुआ है, जोड़ा नहीं बना हुआ है। कौन कौन से एरिया, कोल्हान, कच्छ, अलाबर कोस्ट, मिडिल गंगा प्लेन और रिसोर्स के साथ मैच कराना है। मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स एंड सॉयल रिसोर्स। तो इसमें से करेक्टली मैच नहीं है वो कच्छ वाला रीजन। कच्छ वाला रीजन जो है फॉरेस्ट रिसोर्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो कच्छ वाला जो आप जानते हो गुजरात कच्छ वाला, तो वो एक तरह से डेजर्ट एरिया टाइप का है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट दिखा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स सही से मैच नहीं कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है। एरिया में है लद्दाख, दंतकरण्या नॉर्थ बिहार और रॉयल सीमा। और एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है लद्दाख के सामने कॉटन टेक्सटाइल,
दंतकन्या के सामने कल्टीवेशन ऑफ जूट है, नॉर्थ बिहार के सामने शुगर इंडस्ट्री है, और रॉयल सीमा के सामने टी प्लांटेशन है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो नॉर्थ बिहार शुगर इंडस्ट्री होगा। देखिए रीजन क्या है, नॉर्थ बिहार जो है वो एक तरह से फर्टाइल रीजन है गंगा प्लेन की वजह से, और वहाँ पर ज़्यादा खेती होती है और शुगर की खेती होती है अच्छी मात्रा में, तो इस वजह से ये करेक्ट माना जाता है। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। अब है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाई टू लो इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो निम्न राज्य है उनकी जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है। देखिए ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, फिर दिया बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, फिर दिया बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, फिर लास्ट में ऑप्शन डी है पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। पहला बिहार में जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद फिर पंजाब, उसके बाद फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड, यानी कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार डेंसिटी जनसंख्या घनत्व वो बिहार में है। उसके बाद 25वां प्रश्न ये है कि मैच कराना। अगेन मैच का क्वेश्चन जो है जेपीसी में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो देखिए क्या है मैच का प्रश्न में, ट्राइब को मैच कराना है उनके नेटिव स्टेट से। तो पहला ट्राइब है थारू है, भील है, गद्दी है, उसका मुंडा है। इनको किससे मैच कराना है, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, झारखंड या उत्तर प्रदेश में कौन से सही मैच करता है, यानी कौन से ट्राइब किस स्टेट में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, यानी कि 4 जो थारू जो ट्राइब है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, भील जो है वो राजस्थान में, गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश में, मुंडा झारखंड में। अगर आप थोड़े से अगर हिस्ट्री जानते, थोड़े से अगर मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री या फिर कह सकते इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे और झारखंड का पढ़े होंगे तो आप आराम से बोल सकते होंगे मुंडा झारखंड के आसपास वाला इलाका में पाया जाता है, गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप अगर एलिमिनेट कर लेते ना 2 क्वेश्चन तो आप ये आराम से मार सकते थे। तो कुछ हद तक इसमें अगर 2-3 आप अगर जानते हो ना तो एलिमिनेट करके मैच दी फॉलोइंग वाले प्रश्न बना सकते हो। अब आते हैं 26 जो है कि आपका पॉलिटी से प्रश्न है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफर्केटेड द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इनटू 2 सेपरेट बॉडीज। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्र आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया। संशोधन है 42वां, 44वां, 89वां, 93वां। ये सारे जो अमेंडमेंट है, ये सारे जो संशोधन है ये है, इसमें से किस में जो है बांटा गया। तो इसका आंसर जो होगा वो 89वां होगा, यानी कि 89th अमेंडमेंट जो होगा वो होगा। 89th अमेंडमेंट के द्वारा जो है इनको सेपरेट करा गया था। इनकी डिटेल्स जो है आपको उस सीरीज में मिल जाएगी। अब आते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का जो मूल संविधान, उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है 22 पार्ट एंड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल, 24 पार्ट्स, 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स, 390 आर्टिकल्स और 9 अनुसूची, 24 पार्ट, 425 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। तो ये कोई खास मतलब डीप क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्टिंग में ही आपको इस तरह के जो प्रश्न है मिल जाएंगे। तो इसका आंसर ही उत्तर होगा पहला वाला, ये 22 पार्ट में यानी कि 22 भाग में 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल्स है और 8 अनुसूची है। अब आगे बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन की ओर। तो इन विच अमेंडमेंट वाज द एविल ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इनेक्टेड। जो भारत में जो राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई थी उसको किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया। जिसका सही उत्तर होगा कौन सा होगा, सही उत्तर होगा 52nd अमेंडमेंट, यानी कि 52वां संशोधन के द्वारा ये करा गया था। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये सारा डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब आते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 271, अनुच्छेद 271 होगा। ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि इनमें से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। पहला प्रश्न है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, रेड टेपिज्म। तो देख के आपको लगता होगा कि
इसमें एक प्लस ऐसा ऑप्शन है जो एक तरह से गुड गवर्नेंस को क्या करता है, बाधित करता है, रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही। तो ये ही आपका आंसर है कि ये गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है। आगे 31 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है कि विच हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मिथ एंड प्रोवर्ब्स, यानी मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया। ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, F.W. रिंग्स। इसका सही ऑप्शन होगा हर्बर्ट साइमन। इन्होंने ये जो रिजेक्ट करा था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स। अगला प्रश्न है द स्टेट इज वेयर एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या। मतलब राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, या वक्तव्य किसी धारणा को व्याख्या करता है। तो राज्य सभी जगह है, तो ये जो है वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है इन विच रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की। पहला एथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में नैतिकता। दूसरा है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, ई शासन को बढ़ावा। और चौथा है लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन। तो इसका सही उत्तर जो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न जो है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड। मतलब भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो सही होगा वो आर्टिकल 243 ZD होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर एक मैच का क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर एक तरफ ईयर दिया हुआ, दूसरी तरफ कमेटी दिया हुआ है, कौन सी कमेटी किस समय बनाई गई थी। तो ये देखिए पहला ईयर में लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। तो इसको मैच कराना, तो ऑप्शन ये है पहला जो है जो एक नंबर है, यानी कि ये जो कमेटी है कब बनी थी, ये कमेटी लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 49 से 51 के दौरान बनी थी, यानी कि सीरीज जो दिया गया है एक तरह से सही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ 14th फिनांस कमीशन फॉर इंक्रीज द शेयर ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस बिटवीन सेंटर टू स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड एट। मतलब 14वें जो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो संघीय करों की कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया था। तो जो शेयर जो है, जो टैक्स जो 14वें फिनांस कमीशन के द्वारा जो सेंटर स्टेट को टैक्स जो बंटवारा होता है, तो वो बंटवारे में कितना बढ़ा कर कितना करा गया था। तो ये बढ़ाकर करा गया था 42%। अभी इस साल जो है नए में थोड़ा घटा दिया गया है, तो वो सब बात की बात है। अभी जान लो कि 14वें फिनांस कमीशन में 42% रखा गया था, फिक्स किया गया था। सॉरी, अब आते हैं NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कब भारत सरकार ने कब स्थापित करा। तो ऑप्शन है 2008, 2009, 2010, 2011। तो 2010 इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं 38वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कम्बैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब ये यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, यानी कि क्लीन डेवलपमेंट की स्थापना यानी CDM की स्थापना। इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ एज एन इनिशियल कॉपस अंडर नेशनल एडाप्शन फंड, नेशनल एडाप्शन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष में रूप में निवेश। तीसरा ऑप्शन है नॉट अटेंडेड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक एट सन सिटी साउथ अफ्रीका हेल्ड रिसेंटली। यह सभी, ये सारे 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो नॉट अटेंडेड द मीटिंग। हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में जो आयोजित हुआ था बेसिक की 19वीं बैठक में भारत में शामिल ना होना, ये एक एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया के लिए ट्रू नहीं है। अब आते हैं अगेन मैच द फॉलोइंग, 2 3 4 क्वेश्चन आगे मैच द फॉलोइंग से। क्वेश्चन एक तरफ लिस्ट 1 में कुछ इश्यूज़ है, कुछ शायद बुक्स वगैरह या इश्यूज़ वगैरह है, हाँ, और एक तरफ जो है वो नाम है इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। ये किन के द्वारा, प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, इकोनॉमिक ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो
प्रिंसिपल थ्योरी है किनके द्वारा दिया गया यहाँ पर साइड में नाम है उनके इकोनॉमिस्ट वगैरह के। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा ये सही मैचिंग है, यानी कि 3 वाला, यानी कि अमर्त्य सेन जो है वो ए इनइक्वालिटी री एग्जामिन इन्होंने दिया था। उसके बाद बी जो है प्राइस इनइक्वालिटी का वो जोसेफ ई स्टीगल्च, और इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन ये जो है 4 नंबर वाले यानी एंटोनी बी एंड टिकॉन्सन, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डी जो है वो जो बाकी बच गए थॉमस पिकेटी इनके द्वारा दिया गया था। अब आते हैं 40वें प्रश्न पे। यहाँ पर भी कमेटी है, अगर कमेटी किस लिए फॉर्म किया गया था वो है, इसको मैच कराना है। चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, चिल्लाई कमेटी किसके लिए? टैक्स रिफॉर्म, पॉवर्टी एस्टिमेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किसके लिए? तो चलिए इसका सही जो उत्तर है वो है 1 का 3, सॉरी मतलब उसका सही उत्तर है डी नंबर के मैचिंग सही है। अब देख लेना कौन सा कमेटी किसके लिए है। बहुत सारी कमेटी बनी है, सारी कमेटी के लगभग जो इंपॉर्टेंट कमेटी उनकी लिस्ट आप बना के आपको याद रखना होगा। वैसे ये कमेटी का जो लिस्ट है वो मैं जो सीरीज वीडियो होगा वहाँ पर दे दूँगा सारी। अब आता है द मेथोडोलॉजी फॉलोड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन बाय यूजिंग 61st NSSO डेटा इन 2004 to 5 ईच। 2004 से 5 के 61वें NMSO डेटा में निर्धारणता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई थी। किस चीज़ की? यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, मिक्स्ड रिकॉल मेथड, बोथ URM एंड MRM, या फिर कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन है तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर है बोथ, दोनों का इस्तेमाल किया गया था, URM एंड MRM। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो भारत के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इट प्रोवाइड लीगल इंटाइटलमेंट टू 67% ऑफ पॉपुलेशन एट ए सब्सिडाइज्ड फूड। सेकंड ऑप्शन है इट कवर्ड 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ ओनली 2 schedules विच प्रिस्क्राइब फॉर इशू ऑफ प्राइस एंड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ फूड, या फिर सभी। इसका सही उत्तर होगा ये इट हैज़ ओनली 2 schedules विच प्रिस्क्राइब फॉर इशू ऑफ प्राइस एंड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ फूड। ये सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उनके लिए सही है। तो अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये सारे जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लाया गया था भारत में। तो 11वें राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार ने आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में पहले बार कब लागू किया गया था, कब आरंभ किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में अगर पढ़ोगे तो पहला डिटेल ये सब पढ़ोगे तो इसका सही उत्तर होगा 2000 में भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है आरंभ किया था, नीति आरंभ किया था। अब आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ विजन ऑफ 12th 5-year प्लान। जो 12वां जो पंचवर्षीय योजना था उनमें से कौन सा बिंदु नहीं है उनमें से? ऑप्शन है रियल GDP ग्रोथ रेट ऑफ 8% का जो GDP ग्रोथ रखना था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4%, और हेड काउंट रेशियो ऑफ कंजम्पशन पॉवर्टी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% पॉइंट, या सभी। इसका सही उत्तर होगा सभी जो है नहीं थे 12वें पंचवर्षीय योजना के बिंदु। राइबोजाइम्स क्या है? तो यह बायोलॉजी से क्वेश्चन कुछ आ गया, साइंस से। तो राइबोजाइम्स क्या है? DNA है, RNA है, प्रोटीन है, या कुछ नहीं है? इनमें से कुछ नहीं है, तो RNA है राइबोजाइम्स। अब आता है फोल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड। यह भी आपका बायो से क्वेश्चन है कि जो फोल स्मेल है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक कारण की होती है? ऑप्शन एमिनो कंपाउंड, एल्डिहाइड कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। इसका ऑप्शन होगा सही जो उत्तर होगा वो होगा एमिनो कंपाउंड। एमिनो कंपाउंड जो है ये फोल स्मेल और डेड फिश का स्मेल देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को किससे कोट किया जाता है? ऑप्शन है ओरलोन, टेफ्लॉन, पॉलिस्ट्रीन, या पॉलीप्रोपिलीन। इसका सही जो उत्तर होगा वो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से जो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई जो बनाई जाती है उन पे जो देखना आप लेप लगा होता है, काला काला दिखता है, वो लेप जो है टेफ्लॉन का लगा होता है। अब आते हैं पॉइजनस मस्टर्ड गैस किसे कहा जाता है? क्या होती है पॉइजनस मस्टर्ड गैस? क्या होती है, मतलब स्ट्रेट पूछ रहे हैं यहाँ पर, किसे कहते हैं क्या होती है? गैस में होती है, लिक्विड में होती है, सॉलिड में होती है, इसमें से कुछ नहीं होती है। इसका ऑप्शन है लिक्विड में होती है। पॉइजनस मस्टर्ड गैस क्या होती है? देखो क्या एग्जामिनर उतना
जिस तरह से आप क्वेश्चन देख के आप सोचो कि एग्जामिनर गधा है, लिख दिया कि पॉइजन मस्टर्ड गैस क्या होता है, गैस यहाँ लिखा हुआ, आराम से बंदा गैस लगा देगा, एक दिमाग में लगाया गैस है तो गैस ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है पॉइजनस मस्टर्ड गैस जो है, गैस भले लिखा हुआ है लेकिन ये एक क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ध्यान देना ये सब बातें। अब उसका 50वां प्रश्न है कि केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राइसिटेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्रायोडेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का इस्तेमाल होता है डायनामाइट बनाने के लिए, ठीक है। अब बात ये सब साइंस के क्वेश्चन है। अगेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन बॉडी कॉज डेथ? ह्यूमन बॉडी में कितना प्रतिशत अल्कोहल हो जाएगा तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? तो है उसका ऑप्शन कितना, 5%। 5% अगर अल्कोहल ह्यूमन बॉडी में हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है अल्कोहल की वजह से, यानी कि लीवर वगैरह और भी कुछ इशू हो जाएगा। द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको डिफाइन कैसे करें, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कैसे करते हैं? मतलब एक टर्म को दिया गया इक्वेशन बना के, कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी, कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, या कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। ये दोनों मिलके जो है इन आईटी का काम करती है। कनेक्टिविटी मतलब जो हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो कनेक्शन लेते हैं वो, और हार्डवेयर में जो हम लोग जो कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल नेटवर्क वगैरह हो गया वो। चलिए, ये 53वां जो क्वेश्चन है, 53rd जो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा कि हाउ मेनी बीट आर देयर इन किलोबाइट। देखिए 1 किलोबाइट में कितना बीट होता है? तो बहुत सारे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। क्या होता है, आज जनरली पूछा जाता है 1 किलोबाइट, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ठीक है, बाइट। यहाँ एक क्वेश्चन में यहाँ पर डील कर देना कि सिंपल है, समझ नहीं लेगा मेरे ख्याल से। बाइट, कितने बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो जैसे क्वेश्चन व्यक्ति पढ़ेगा यहाँ बिट और यहाँ बाइट, ये ध्यान नहीं देगा, बच्चा सीधा बोलेगा कि हाँ ये ऑप्शन मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिट पूछ रहा है, बिट, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो उस अनुसार कितना हो जाएगा? देखिए आपको 1024 से 8 से गुना करना होगा, तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसका सही उत्तर होगा 8192, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? पता होगा आपको, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का प्रश्न है ये। तो आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन, प्लॉटर, ये कौन सा नहीं है आउटपुट डिवाइस? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, कौन सा नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स, ओपन ऑफिस। इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आते हैं गोल्डन राइस कंटेन बीटा कैरोटीन जीन विच कम्स फ्रॉम, यानी जो गोल्डन राइस है उसमें जो बीटा कैरोटीन जीन होता है वो कहाँ से लिया गया है? गोल्डन राइस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है फूड है, एक तरह से ग्रेन है कह सकते हैं। तो कौन नहीं, किस कहाँ से आता है? कैरोट, बीटरूट, डैफोडिल या पपाया, कहाँ से आता है? तो सही ऑप्शन होगा डैफोडिल। डैफोडिल से बीटा कैरोटीन जीन को उठाकर राइस में इंट्रोड्यूस किया गया और राइस का नाम पड़ा गोल्डन राइस, ठीक है। अब आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंचधारा योजना। ये जो पंचधारा योजना है वो किससे जुड़ा हुआ है? रिवर वाटर मैनेजमेंट, वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, LPG डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। इनमें से कौन है पंचधारा योजना? इसका ऑप्शन होगा वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन क्या, पंचधारा, यहाँ व्यक्ति देखिएगा धारा है, यानी कि नदी वगैरह से कुछ होगा, मार के आ जाएगा रिवर, लेकिन नहीं, आपको यह सब ध्यान देना है कि इस तरह से शब्द पे ना जाएं। जैसे गैस वाला पीछे क्वेश्चन में मैं बताया, और यहाँ धारा, इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। अब आता है वाइट बर्ड डिजीज़। वाइट बर्ड डिजीज़ जो प्लांट में होता है वो किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो डेफिशिएंसी डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, वो सब आप सीरीज़ में देखोगे और जब GS की क्लास करोगे तो वहाँ पता चलेगा। तो कौन से किस कमी से वाइट बर्ड डिजीज़ होता है? प्लांट्स में, ह्यूमन में नहीं, प्लांट्स में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा जिंक। जिंक की कमी से जो प्लांट्स में है वो वाइट बर्ड डेफिशिएंसी हो जाता है। अब आता है वाइट कलर ऑफ मिल्क। जो मिल्क का जो वाइट कलर होता है किस चीज़ की वजह से होता है? दूध की सफ़ेद का रंग कारण क्या होता है?
कैजिन की वजह से, लैक्टोज की वजह से, एल्बुमिन की वजह से या ग्लोबुलिन की वजह से। इसका सही उत्तर होगा सेजिन की वजह से। कैजिन की वजह से जो होता है दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है कि वेब पोर्टल डैकनेट इज रिलेटेड टू। डैकनेट जो है किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से या ई लॉजिस्टिक्स से। इसका सही उत्तर होगा ई एग्रीकल्चर से। तो आपको कुछ वेब पोर्टल जो करंटली जो गवर्नमेंट रिलीज करती है वो सब वेब पोर्टल को भी आपको ध्यान में रखना। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट अफेयर के अंदर साइंस रिलेटेड मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम। संथाल परगना के क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नारीखंड, करतसीना, मानवर्चिका या इनमें से कोई नहीं। तो था नारीखंड कहा जाता था इसको, नारीखंड। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन है सोफा होर मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइबल कम्युनिटी। सोफा होर किस ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है? मुंडा, हो, संथाल, खरिया। इसका ऑप्शन होगा संथाल से जुड़ा हुआ, संथाल से। सोफा होर, इसका साफा होर बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। साफा होर जो आंदोलन है वो संथाल से जुड़ा हुआ ट्राइबल मूवमेंट है। अब आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग जो प्रिमिटिव ट्राइब, इनमें से कौन जो है वो आदिम जनजाति है? कावर, कोरा, करमाली या कोरवा। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा कोरवा। कोरवा जो है आदिम जनजाति है। तो आपको प्रिमिटिव ट्राइब का लिस्ट जो है उनको दिमाग में रखना है। प्रिमिटिव ट्राइब और प्रिमिटिव लेवल ट्राइब, ये सब जो ट्राइब्स होते हैं, क्योंकि झारखंड जो एक तरह ट्राइबल एरिया में आता है तो ट्राइब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ट्राइब वाला ध्यान रखना है आपको। अब आता है हंडी और ओपोर तिपी जो मैरिज की जो प्रचलित विवाह प्रणाली है ये किस ट्राइब से रिलेटेड है? हो, पहाड़िया, मुंडा या ओरांव। तो होगा हो जो ट्राइब है उससे रिलेटेड है अड़ी और ओपोर तिपी जो विवाह प्रचलित विवाह है वो। अब आते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वाज बिल्ड बाय रूलर पुराणमल के द्वारा, शासक जो पुराणमल के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था? ऑप्शन है रांची में जो जगन्नाथ टेम्पल है, शिव टेम्पल जो देवघर में है, रांची में जो पहाड़ी का जो शिवा मंदिर है वो, यह भद्रकाली टेम्पल जो इटखोरी में है। तो इसका ऑप्शन हो, इसका सही उत्तर होगा वो शिव टेम्पल जो देवघर बनाया गया वो राजा पूर्णमल के द्वारा बनाया गया था। अब आते हैं महुआ डार जो सेंचुरी है वो झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो ये सब जो ज़िले से जो सेंचुरी जितना भी है झारखंड में, सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह जो है या नहीं है, जो है उनको आपको दिमाग में रखना है, कितने हैं वो सब भी ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा लातेहार में, जो महुआ डार जो आभरण है झारखंड का, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। अब आते हैं अंजान डैम जो है वो झारखंड में किस डैम को भी याद रखना है आपको, किस ज़िले में है? तो ये जो है वो गुमला ज़िले में। अंजन डैम झारखंड का किस ज़िले में है? तो गुमला ज़िले में। झारखंड का जो एक निवासी जिसका नाम है दीप सेन गुप्ता, वो किस खेल से जुड़े हुए? तो खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है, तो ये जुड़े हुए चेस से जुड़े हुए याद रखना है। अब तो ये सब जो करंट अफेयर का प्रश्न हो गया, ये जो चेस वगैरह स्पोर्ट वाला है, तो आपको करंट अफेयर्स के जो खेल है पोर्शन उसको भी ध्यान में रखना होता है इसकी तैयारी के लिए। अब आते हैं विच लिटरेचर जो है, कौन रचनाकार जो है जिन्होंने खोटा कंपैरिजन किया था मेघदूत का खोटा कंपैरिजन किसने किया था? कौन सा रचनाकार? ऑप्शन है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ए.के. झा, नरेश प्रसाद सिंह या श्रीनिवास पानोरी जी। इसका ऑप्शन होगा श्रीनिवास पानोरी जी। इन्होंने मेघदूत का खोटा संकलन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगढ़, यानी कि राजगढ़ कह सकते हैं। राजगढ़ जो है मुंडा परंपरा का राजगढ़ से जो स्थल है उससे क्या संबंध है? जो किस तरह संबंध है? रिजगढ़ जो होता है मुंडा ट्रेडिशन है किस चीज़ से संबंध है? तो है रोहतासगढ़ से, बीजगढ़ से, पालीगढ़ से या राजगीर से? तो राजगीर से। तो आपको नाम से लग रहा होगा रिजगढ़, राजगढ़ मिलता जुलता, लेकिन उस तरह से आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपको फैक्ट पूरी तरह से जानना है। अगर नहीं याद हो, आपको क्वेश्चन बढ़ाना है, तो आप इस तरह से दिमाग लगा के मैच कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको गलती होने के चांसेस भी रहते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फ्रेंडशिप 2016? जो फ्रेंडशिप 2016 क्या है? रसिया और पाकिस्तान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज,
या अमेरिका इंडिया के बीच में, या फिर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, या इंडिया कजाकिस्तान के बीच में। तो ये है रसिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 में, उसका नाम था फ्रेंडशिप 2016। अब आते हैं 14th एशियन इंडिया समिट जो है कहाँ पर हुआ था। 14वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियंताइन में, इस्लामाबाद में, ढाका में, दावोस में। तो इसका सही उत्तर होगा वियंताइन में। यहाँ पर 14वां एशियन इंडिया समिट हुआ था। अब आते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइवेट फ्लाइट प्लेन टू गो ऑन द मून। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? इसका ऑप्शन होगा मून एक्सप्रेस होगा नाम, ठीक है, मून एक्सप्रेस। उसके बाद अफगानिस्तान का पहली जो महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका ऑप्शन होगा मशरूमा मुरादी। ये अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि द कंट्री तुवालू, जो कंट्री तुवालू है, पार्टिसिपेटेड विद द हाउ मेनी मेंबर इन द रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक ने कितने सदस्यों के साथ भाग लिया था? तो एक सदस्य के साथ भाग लिया था। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप का हो जाता है, क्योंकि लोग बेसिकली ओलंपिक में ध्यान रखते हैं अपने कंट्री का और कौन कौन भाग लिया था या कौन जीता था वो, लेकिन ये कितने सदस्यों के साथ भाग लिए थे ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है। लेकिन क्योंकि ये एक सदस्य के साथ भाग लिया था तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं वेयर वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट 2016 ऑर्गेनाइज, यानी 2016 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? जैसा कि आप देख रहे हो स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो जो मीटिंग होते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसको भी ध्यान में रखना है। ये 16 का था, तो ये 16 करंट अफेयर्स से प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन है जिन्होंने कैशलेस इकोनॉमी घोषित किया? मतलब पहला जो विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया? इसका सही उत्तर होगा स्वीडन। स्वीडन जो है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया। कैशलेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो कैश का इस्तेमाल करते हैं, नोट सिक्के का, तो वहाँ पर वो सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला कंट्री बन गया। अब आते हैं हु वाज द यंगेस्ट एथलीट एट द रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक में सबसे छोटी उम्र का युवा एथलीट कौन था? ऑप्शन है दीप कर्माकर, वर्जीनिया थ्रेसर, गौरिका सिंह या एमिली सीबॉन। तो इसका सही उत्तर होगा गौरिका सिंह, जो इंडिया की ही थी, जो सबसे रियो जो ओलंपिक है उसकी सबसे छोटी युवा एथलीट्स थी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द रूरल क्लीनलीनेस सर्वे विच स्टेट इज एट द टॉप ऑफ लैडर एज फार एज क्लीनलीनेस इज कंसर्न। मतलब ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य था? ऑप्शन है झारखंड, सिक्किम, केरला, तेलंगाना। इसका सही उत्तर होगा सिक्किम होगा। सिक्किम काफ़ी जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है उसमें से सिक्किम जो है काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में आगे है, और इसमें से जो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण इनके मामले में भी ये आगे है। अगला प्रश्न है गतिमान एक्सप्रेस द फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन ऑन द 4 अप्रैल 2016 रैन फ्रॉम। गतिमान एक्सप्रेस जो फास्टेस्ट ट्रेन है जो 4 अप्रैल 2016 को रन किया गया था, उस समय के लिए फास्टेस्ट है, तो कहाँ से कहाँ तक रन कराया गया था? तो हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच में रन कराया गया था। इंडिया को रियो पारा ओलंपिक में इंडिया को कितना स्थान मिला था? ये करंट अफेयर के स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 42वां स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजेंडरी रणथंभौर टाइग्रेस दैट डाइड रिसेंटली। 2016 के आसपास में जो है एक रणथंभौर में एक कह सकते हैं कि बाघिन थी, उनका मृत्यु हो गया था, तो उस बाघिन का नाम क्या था? तो उसका सही उत्तर है मछली। उनका उस बाघिन का नाम मछली था। अब इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर की कह सकते हैं परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? ऑप्शन है INS थियायु, INS विराट, INS अरिहंत, INS अस्त्रधायिनी। तो सभी को पता होगा INS अरिहंत जो है भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन है। प्रोजेक्ट लून जो है वो किससे संबंधित है? वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी से। सही उत्तर होगा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है प्रोजेक्ट लून। अब आते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है किस पर्पज से बनाया गया, कह सकते हैं परियोजना का प्रयोजन क्या था? तो पहला है टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द एसटीज एंड women entrepreneur, to encourage entrepreneurship among the entrepreneur of the backward classes, to encourage entrepreneurship only among the entrepreneur of scheduled caste, to encourage entrepreneurship only among the women entrepreneurs। ये सारे ऑप्शन हैं। सही उत्तर जो है वो होगा 1 नंबर। SC STs और जो वुमेन हैं उनके एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए।
अगला पहला जो प्राइज है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा किस मूवी को दिया गया है, तो वो है ब्लैक एंड वाइट को दिया गया। उसका इराडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसके अंतर्गत आता है, तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल है किसी संबंधित, तो ये सब जो नेगोया, कार्टेजिना, ये सब जो है मिनामाटा और भी है पेरिस, ये सब आपको प्रोटोकॉल और जो कन्वेंशन है उसको याद रखना है। तो ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो रिलेटेड है बायोसेफ्टी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। अब आते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित है, हेग में, न्यूयॉर्क में, नैरोबी में, वाशिंगटन डीसी में। तो यूनाइटेड नेशन जो है उससे रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं जैसे यूएनडीपी हो गया, यूएनईपी हो गया, डब्ल्यूएच नहीं और भी जो है ये सब बड़े बड़े संस्थान, डब्ल्यूएच हो गया, एससीओ हो गया, ये सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है और जो जनरल असेंबली कहाँ होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखना है। तो इसका जो ऑप्शन, इसका सही उत्तर जो है यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी में है, ठीक है, नैरोबी में। अब आते हैं 90th जो क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल ये किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश से संबंधित है। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, तो साइकिलिंग से संबंधित है वेलोड्रोम। अब आते संघमित्रा कलिता हैज़ बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड रिसेंटली, अवार्ड से भी प्रश्न रहते हैं ही है, आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे अवार्ड से भी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो संघमित्रा कलिता को अवार्ड किस चीज़ के, कौन सा अवार्ड मिला हाल ही में, पुलित्जर अवार्ड, बुकर्स अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, क्या मिला उनको, पुलित्जर प्राइज मिला था संघमित्रा कलिता को। उसका नवनाथन पिल्लाई, इनको क्या कौन सा अवार्ड मिला था, बुकर्स, पुलित्जर, ऑस्कर या द लीजन ऑफ ऑनर, तो इनको द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनसीडीएम कहाँ पर अवस्थित है, नागपुर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। जनरली बड़े बड़े चीज़ों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली कंट्री कैपिटल में स्थित है। अब आते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर जो मैनेजमेंट जो प्लान है उनको कब लॉन्च करा था, 1 जून, 1 जून, 2 जून, 3 जून या 1 मई को, तो 1 जून को लॉन्च करा था। अब आता साइक्लिक पुअर R2, साइक्लिक पुअर किसे कहते हैं, जगह निर्धन कौन है, तो हु ऑलवेज रिमेन पुअर, जो सदैव निर्धन रहते हैं, या हु कंटिन्यूसली सफल बिटवीन बीइंग पुअर एंड नॉन पुअर, या जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन के बीच में फंसे रहते हैं, या हु मोस्टली रिमेन नॉन पुअर बट समटाइम दे बिकम पुअर, या सभी। तो सही उत्तर होगा जो कंटिन्यूसली पुअर और नॉन पुअर के बीच में फंसे रहते हैं वो साइक्लिक पुअर कहलाता है। आप बताए डिस्टिंगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, आने का प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो इकोनॉमी में पहले ही ये सब प्रश्न जो चीज़ें हैं पढ़ा जाता है कि बेरोजगार कौन है, डिस्टिंगाइज्ड बेरोजगार कौन है, ओपन बेरोजगार कौन है, ये सब चीज़ें। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, ठीक है। ये क्या होता है ये जीएस के पेपर में हम लोग जानेंगे। अब आते हैं राजीव आवास योजना, रे शॉर्ट में कहते हैं, ये 2011 में स्टार्ट किया गया है। इसको कब तक बढ़ा दिया गया, विस्तारित कब तक के लिए कर दिया गया, 16, 2020, 21 या 22 तक के लिए विस्तृत कर दिया गया इसको। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ने सेलिब्रेट किया 2016 में, क्या सेलिब्रेट करा, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया 2016 में। अब 195वां जो मेंबर यूनेस्को का कौन बना, तो इसका पैलेस्तीन जो है इसका 195वां मेंबर बना। तो ये था आपका जो 101 से लेकर 100 तक जो जीएस पेपर 1 यूपीएससी में पूछेगा जाने वाले प्रश्न सारे को मैंने डिटेल तो नहीं बताया, यहाँ पर सारे प्रश्नों को मैंने डील करा सिर्फ और आप लोग को जानकारी दे के इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको ये देख के अंदाज़ा लग गया हो कहाँ पर क्या पढ़ना है हमको, और सारे का जो डिटेल जो सॉल्यूशन है वो मैं एक सीरीज़ वीडियो में डालूँगा, वहाँ पर आप पढ़ के काफ़ी कुछ हासिल करोगे
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।